शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एवं बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे, राइट। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं संविधान किस पर क्लासेस ले रहा हूं, संविधान, और उसमें हमने आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर ले चुका हूं और वर्तमान समय में हम आप लोगों से सांविधिक संस्था पर चर्चा कर रहा हूं। संवैधानिक संस्था पर भी मैंने लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आपके संस्था थे उन पर मैंने चर्चा कर लिया और अब हम सांविधिक संस्था पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको राष्ट्रीय महिला आयोग पर चर्चा कर चुका हूं। आज जो चर्चा का विषय है वह है कैट। किस पर चर्चा है? कैट, अर्थात कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राइट। किस पर चर्चा है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पर है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इस पर हम आप लोगों से आज प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा और यहां पर आपको जानना भी अत्यंत आवश्यक है। व्यक्ति एक लक्ष्य बनाता है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, अर्थात कि ए बिकम ए गोल एंड हिट द गोल। अब लक्ष्य तो बन गया है, लेकिन उस लक्ष्य पर कई बाधाएं भी उत्पन्न होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपने एक लक्ष्य बनाया, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा यह अपने अनुभव से बता रहा हूं, समझिए। ये एक आपने लक्ष्य बनाया कि हमें आईएएस 2021 निकालना है। ए बिकम ए गोल एंड हिट द गोल। और आपने एक एरो बनाया कि मुझे आईएएस 2021 निकाल लेना है। अब आपने इसको दीवार पर लगा दिया ताकि बार बार हम देख सके। आपने एक बेहतरीन टाइम टेबल भी तैयार किया, बहुत बेहतरीन, दिखने में तो बहुत सुंदर है। एक टाइम टेबल भी तैयार कर लिया कि अब हम इस टाइम टेबल के तहत चलेंगे और इस लक्ष्य को भेद देंगे। रास्ते आपके पास हैं। एक रास्ता आपके पास बिल्कुल सीधा है और एक रास्ता आपके पास कुछ इस अंदाज में है, ठीक, कुछ सर्पीला आकार में है, ठीक है, कुछ सर्पीला आकार में है। अब इस रास्ते में एक लड़का चलना स्टार्ट किया, लड़का या लड़की, क्योंकि समानताएं बिल्कुल दिखनी चाहिए, लड़का या लड़की, और यहां पर भी चलना स्टार्ट किया। हो सकता है कि यहां पर रास्ते में ब्रेकर हो, जिससे आपकी थोड़ा बहुत चाल कमजोर पड़ जाए, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अडिग हैं और अपने टाइम टेबल के तहत कार्य कर रहे हैं। तो ये ब्रेकर पे आप बहुत नियंत्रित से अपने बाइक को धीरे से करेंगे और आराम से पार होके फिर ऐसे करके आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ये सिंपल रास्ता है। इसमें आपको क्या काम करना है? इसमें सिर्फ आपको सही से क्या कार्य करना है? आप अपने जो भी लेक्चर देख रहे हैं या नोट्स अपने तैयार कर रहे हैं, आपने पहला चीज तो सिलेबस अकॉर्डिंग आप कार्य कर रहे हैं। हो सकता है सिलेबस से बाहर बहुत चीजें आपको दिखाई दे, आपको लगे कि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या आपको लग रहा नहीं है, फिर भी आप नॉलेज के चक्कर में नहीं भागेंगे। जो है सिलेबस और उसके बाहर कुछ भी नहीं, आए या ना आए, ठीक है। 100% की तैयारी कभी नहीं हो सकती, ये अपने मन मस्तिष्क में आप इनपुट कर लेंगे तो लक्ष्य हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने लेक्चर देखा या पुस्तक पढ़ा, ठीक है, लेक्चर देखा या
आपने पुस्तक, ठीक है, लेक्चर या बुक। फिर उसके बाद आपने जो आपने पढ़ा, ठीक है, उसकी रिवीजन कंपलसरी डेली। ये डेली का आपका कार्य है, ये डेली का कार्य है, रिवीजन। फिर उसके बाद आपने एक काम किया, उसके तत्पश्चात आपने सिंपल तरीके से जो चैप्टर आपने पढ़ा उससे संबंधित एमसीक्यू या उसके प्रैक्टिस पेपर या मुख्य परीक्षा के हों वो चीज, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जहां से भी सोर्स मिले वो चीज आप कर ले, तो आपकी तैयारी संपूर्ण होती है। और दोस्तों एक अपने अंदर आदत डालें कि मुझे जो है 3 जीएस के सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल लेकर चलना है और उसी के साथ आप अपने आगे बढ़ रहे हैं। ये एक सीधा सिंपल तरीका है, रास्ता है। अब कुछ ये होते हैं कि बताया गया कि नहीं यार मेरा नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट है, आपको काम कर देगा। अच्छा ठीक है, बुक लेना हो तो ले लो और आप अपना पढ़ लो। अच्छा, फिर उसके बाद पूछ रहा है कि ये बुक भी अच्छी है, वो भी बुक अच्छी है। तो एक कहावत है जो कि हमारे बुजुर्गों ने कहा भी है कि 1000 किताब से अच्छा एक पुस्तक को दिल लगाकर पढ़ लेंगे तो लक्ष्य मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मोहब्बत होती है, इश्क होती है, जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि एक लड़की से ही आप 1000 बार प्रेम करें या एक ही लड़की से आप 1000 लड़कियों, मतलब कि आप उसको हजारों में प्रेम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप प्रेम सही रूप से कर रहे हैं, ठीक है। पता चला कि एक लड़की से आपने प्रेम किया, फिर उसके बाद आप दूसरे को देख रहे हैं, तीसरे को देख रहे हैं, तो ये सिर्फ अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है ना। तो अट्रैक्शन यहां पर भी बिक रहा है, आपके सामने आकर्षण बिल्कुल बिक रहा है। आप सोचिए कि ये ही बुक हमको या तो नैया पर पार लगाएगा या तो डुबा देगा, बस ये सोच कर आप आगे बढ़ो, है ना। एक बुक रखो, हो सकता है कि उस बुक में कुछ चीजें ना हो तो दूसरा बुक, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आपकी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 10 बुक को पढ़ रहे हैं। तो इश्क और बुक ये बड़ा सोच समझ कर चुनाव करिए, है ना, बड़ा सोच समझ कर चुनाव करिए और सोचिए कि यही अब हमारी है और कुछ नहीं है, यही हमको आगे लेके जाएगा। तभी तो लोग कहते हैं ना कि एक कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो उसके पीछे हाथ इसलिए रहा क्योंकि वह हजारों के पीछे नहीं, एक ही के पास था और उसी में 1000 प्रेम कर रहा था। वो भी उसका पूर्णतः रूप से साथ दे रही थी, समर्पण दे रही थी, तभी वह उस कामयाबी के उच्चतर शिखर पर पहुंचकर और एक नया मुकाम हासिल किया, ठीक है। तो ऐसे ही आपके बुक होते हैं, राइट। सभी समझिए ये एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है और उसको देखिए। अब इसमें आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद फिर से रिवीजन नहीं कर रहे हो, एक बार पढ़ लेते हैं तब जाकर रिवीजन करें, तो फिर से आपकी एनर्जी लॉस होगी और फिर से आपको उसी एनर्जी के साथ कार्य करना पड़ेगा, राइट। समझिए, तो क्या है कि डेली हमको रिवीजन करना है। सप्ताह में 6 दिन टारगेट बनाइए, सप्ताह में 6 दिन हमको नया पढ़ना है, एक दिन हमको सिर्फ रिवीजन करना है। भाई जितना पढ़े हैं कम से कम उतना तो पचा ले, उतना ही डाइजेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद तो लक्ष्य मिल ही जाएगा। जितना पढ़े हो उसको पचाने की कोशिश करो, राइट। जब तक आप पचाएंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। जैसे कहा जाता है ना, रोटी क्यों जली, क्योंकि उसको पलटा नहीं गया, राख हो जाएगी, खाएंगे नहीं, फेंक देंगे। तो ऐसे विद्या होती है, विद्या क्यों आपसे गायब हुई, क्योंकि उसको फेरा नहीं गया। बुजुर्गों की बात है, समझिए, समझिए इसको नियमित एकदम। आपके अंदर विज्ञान पढ़ते हो, विज्ञान की डिफिनीशन क्या है, क्रमबद्ध सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो आप तकनीकी रूप से तैयारी करिए, क्रमबद्धता हो उसमें, सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो, तब जाकर आप इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो इस रास्ते से अच्छा है कि सिंपल और साधारण तरीके से चलें और लक्ष्य को भेद दें। आपके स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उत्कृष्टता जागृता प्राप्य बोधिता। उठो, जागो, तब तक आगे बढ़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आप भी उठे हो, जागे भी हो, लेकिन लक्ष्य से हमेशा भटकाव की स्थिति में है। भटकिए मत, आपके पास सब कुछ है, किसी की जरूरत नहीं है, टीचर की भी जरूरत नहीं है।
किसी की भी जरूरत नहीं, आपके पास सब कुछ उपस्थित है, बस आपको एक ही कार्य करना है, नियमितता हो, सिलेबस हो आपके पास, डेली वॉच करिए सिलेबस को, लेक्चर जो देख रहे हो, बुक जो देख रहे हो, उससे संबंधित क्वेश्चन को हल करो, उससे संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो और एनालिसिस करो, विश्लेषण करो कि क्या किस टाइप से यूपीएससी आपसे उस चैप्टर से प्रश्न पूछ रहा है, किस टाइप से मैं उन प्रश्नों को बनाऊं, और संभावित प्रश्नों को बनाने की कोशिश में आप देखिए कब एग्जाम निकाल लेंगे आपको नहीं पता चलेगा, कब लिस्ट में नाम आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। और बुक जो चुनाव करो उसे सोचो समझो कि यही मेरी जिंदगी है और यही हमें नैया पार लगाएगी, है ना। तो ये सोचकर आप आगे बढ़ेंगे तो इस लक्ष्य को बिल्कुल हासिल कर लेंगे। टाइम टेबल जो भी बनाओ, अगर दृढ़ संकल्पी हो कि हाँ मैं टाइम टेबल के अनुसार कार्य कर सकता हूं, तभी बनाना। टाइम टेबल में क्या दिक्कतें आएंगी कि आप पता चला कि आज टारगेट बनाए कि 8 बजे सुबह 6 बजे उठना है और ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, ये करना है। पता चला कि 6 बजे आपने उठा, एक दिन बहुत अच्छे से कार्य किया टाइम टेबल के अनुसार, दूसरे दिन 6 बजे नहीं उठ पाए, 7 बजे उठे, तो पता चला कि 7 बजे उठे, आज तो पूरा टाइम टेबल बर्बाद हो गया, अब हम नहीं आज पढ़ेंगे, कल से मैं टाइम टेबल के अनुसार। पता चला कल भी नहीं उठ पाए, टाइम टेबल बेकार, फिर उसके बाद उठाएंगे, फाड़ के फेंकेंगे, कहेंगे डैड टाइम टेबल तो सब बेकार होता है, टाइम टेबल से कुछ नहीं निकलता है। एक तो हम टाइम टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं 6 बजे उठूंगा और 6 बजे मैं दैनिक क्रियाओं को 6:30 बजे तक निपटाऊंगा, फिर उसके बाद 7 बजे जाएंगे, चाय के साथ सिगरेट रहेगा, फिर उसके बाद सुट्टा मार के पहुंचेंगे, फिर 8 बजे पेपर पढ़ेंगे, फिर 9 बजे पेपर निपटाने के बाद 9 बजे गुटखा खाएंगे, गुटखा खाने के बाद पूरे आगरा के ताजमहल को लाल किला बना देंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए 11 बजे थोड़ा अपने गर्लफ्रेंड से वार्ता करनी है, उससे पूरा विचार विमर्श करना है क्या और अपने सपनों को आगे बढ़ाए, और उस तरीके से करते हुए शाम हो जाएगा, फिर उसके बाद सुट्टा ये वगैरह, फिर उसके बाद हमको ऐसे पढ़कर हमको नीट का एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेना है, राइट। तो भाई सबका अपना रास्ता है, तो ये एक रास्ता जान गए आप लोग, और एक ये रास्ता हो गई, जो आपको मर्जी हो वो अपनाए, लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बिल्कुल इससे भी अगर चलेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, लंबा इसमें समय नहीं लगेगा, इसमें गारंटी है 99% की, 1% कुछ हमारे तरह किस्मत खराब, तो बिल्कुल बाकी इसमें जो है 10% की गारंटी है कि आप पा जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रेम मोहब्बत इश्क खूब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में इनसे भी इश्क करिए, बहुत जल्दी लक्ष्य मिल जाएगा। चलिए ये चीज आपको समझाने के लिए था, थोड़ा बता दिया गया। चलिए अब आते हैं चर्चा में। तो चर्चा में क्या है आज का, कैट, ठीक है, कैट। चर्चा में क्या है, कैट, क्या नाम है इसका, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है। कैट के विषय में जानते हैं, ये कैट बिल्ली वाली नहीं है, ये कैट केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण वाली है। कुछ लोग तो क्लासेस में प्रेम मोहब्बत करते हैं, तो पता चला कि दूसरी प्रेम कर रही है, तो वह कहता है कि तुम्हारी भाभी है, उसको मत ताको। तो ये जो है कैट, ये बिल्ली वाली कैट नहीं है, ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण वाली कैट है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए तो आते हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पे और इस पर चर्चा करते हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक। इस आर्टिकल 323 के क में हमको फर्स्ट बातें, 1 मिनट, ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 323 के क में क्या इंपॉर्टेंट बातें जाननी है,
वो चीज हम आपको बता रहे हैं। इसमें दो बातें हैं, ठीक है, आप लोग भी बिल्कुल तैयार होके समझिए। तो संविधान जो है आपका वो बहुत दयालु है और इसने क्या काम किया, संसद को अधिकार प्रदान की, ठीक है, संसद को अधिकार प्रदान की, दयालुता में अधिकार प्रदान की, संसद को अधिकार प्रदान की, संसद को अधिकार प्रदान की, वह संघ एवं राज्य सरकार, संघ एवं राज्य सरकार के लोक सेवाओं से संबंधित लोक सेवाओं से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण, निपटारे के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करे, राइट। तो ये आपको आर्टिकल 323 का संविधान जो है वो संसद को अधिकार प्रदान किया कि देखिए आप संघ एवं राज्य, ठीक है, संघ एवं राज्य सरकार के लोक सेवाओं से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा हो, तो उस निपटारे के लिए आप क्या काम करिए, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना करिए ताकि विवाद जो है निपट जाए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, सिंपल साधारणतः, ठीक है, फर्स्ट। अब हमको जानना है सेकंड। तो इसी आर्टिकल 323 के क में, आर्टिकल 323 का क, तो ये जो आपका आर्टिकल 323 का क, ठीक है, आर्टिकल 323 का क। अब ये आर्टिकल 323 का क संसद ने क्या काम किया, प्रशासनिक अधिकरण 1900, जल्दी कमेंट करिए, प्रशासनिक अधिकरण 1985 पारित किया था। कौन सा, 1985 पारित किया था, जिसमें क्या काम किया गया, जिसमें अधिकरण के अध्यक्ष, जिसमें अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों, प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष तथा कौन, सदस्यों, इनकी नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति एवं अधिकरण की नियुक्ति एवं अधिकरण की अधिकारिता के संबंध में, अधिकारिता के संबंध में प्रावधान है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 323 के क में ये बातें लिखी गई कि देखिए संसद ने पहली चीज तो प्रशासनिक अधिकरण 1985 पारित किया, जिसमें क्या काम किया गया, अधिकरण के जो अध्यक्ष हैं तथा सदस्यों उनकी नियुक्ति का प्रावधान और साथ में अधिकरण की जो अधिकारिता है इनके संबंध में प्रावधान किया गया, ठीक है। ये आर्टिकल 323 का क है, ठीक है। हमने अब कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जान लिया, संवैधानिक प्रावधान को हम लोगों ने जान लिया कि क्या इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो इनके संबंध में कौन सा आर्टिकल याद रखना है? 323 का कर। हो सकता है कि आपसे मिलान करने के लिए पूछ ले, और हो सकता है कि आपके कुछ महत्वपूर्ण इसमें जो बातें हैं उनसे संबंधित पूछ ले। ये आपको पता चल गया। अब हम लोगों को कुछ पता करना है। क्या पता करना है? गठन संबंधी, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के गठन संबंधी चीजों को जान लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि यह जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है यह कैसा निकाय है। क्या यह एकल सदस्यीय निकाय है? क्या यह एक बहुसदस्यीय निकाय है? ये आपके अंदर प्रश्न थोड़ा उठना चाहिए। जिनको पता है वो कमेंट करके बता दें, जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट करके बताएं, कि हो सकता है कि आप तुक्का में सही हो जाए। बाकी तुक्का जो है तुक्का ही होता है, वह कभी सही नहीं हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, लेकिन इसी कारण माइनस मार्किंग की व्यवस्था की गई ताकि जय बजरंगबली और जय हनुमान जी और ओम नमः शिवाय की प्रक्रियाएं जो है वह गलत साबित हो। चलिए, तो गठन संबंधी ये हमको पता हो जाना चाहिए कि यह कैसा निकाय है। तो यह एक बहुसदस्यीय निकाय है ना? कैसा निकाय है ये? बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, और बहुसदस्यीय निकाय के कारण इसमें एक अध्यक्ष, जिसमें कितने अध्यक्ष? जिसमें एक अध्यक्ष, जिसमें एक अध्यक्ष, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य होते हैं, एवं अन्य सदस्य होते हैं। राइट? तो ये चीज आपको पता चल गया इसी कारण, क्योंकि एक अध्यक्ष के अलावा भी लोग यहां पर उपस्थित है, इस कारण यह एकल सदस्यीय निकाय न होने के कारण बहुसदस्यीय निकाय है। अब ये जो दोस्तों अधिकरण के सदस्य, अधिकरण के जो सदस्य हैं, ये अधिकरण के जो सदस्य हैं ये न्यायिक व प्रशासनिक, न्यायिक व प्रशासनिक, न्यायिक व प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्र से, दोनों ही क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं। अब ये आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये जो अधिकरण के सदस्य हैं वो आखिरकार न्यायिक व प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों से क्यों चुने जा रहे हैं, है ना? दोनों ही क्षेत्रों को क्यों चुना जा रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे कारण है ताकि कानूनी और न्यायिक, ठीक है, ताकि जो है कानूनी व प्रशासनिक दोनों का लाभ मिल सके। ठीक है, इसी कारण कानूनी और प्रशासनिक दोनों लाभ को सुनिश्चित करने के लिए अधिकरण के सदस्य जो होते हैं वो न्यायिक व प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों से इनकी नियुक्ति की जाती है। राइट? तो हम लोग अब कैट के गठन संबंधी प्रावधान को जान लिए कि इनके गठन संबंधी क्या प्रावधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को जाना, और दूसरा हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के गठन संबंधी प्रावधानों को जान लिया। अब हम लोग जानेंगे दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट कि इनकी नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित। राइट? क्या जानेंगे? नियुक्ति व कार्यकाल से संबंधित चीजें जानते हैं, है ना? नियुक्ति एवं कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल संबंधी चीजों को जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैट के सभी पदों की, कैट के सभी पदों पर नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? कमेंट। तो कैट के सभी पदों पर नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा
किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा कैट के सभी पदों पर नियुक्ति होती है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जान लीजिए कि ये राष्ट्र के पति हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति द्वारा कैट के सभी पदों पर नियुक्ति किए जाते हैं। अब इनका कार्यकाल क्या है ये हमें जानना है। तो इनका कार्यकाल देखिए, इसमें आपका यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, यहां से प्रश्न पूछेगा। देखिए, जहां पर विवादित होता है वहां पर यूपीएससी आ जाता है, और जहां पर बहुत ज्यादा विवादित नहीं रहता है वहां स्टेट पीएससी रहता है। ठीक है, तो विवादित जहां है वहां पर हमको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल से संबंधित चीजें जानते हैं। इनका कार्यकाल, तो दोस्तों इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। लेकिन ये जो 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक की बात की गई, ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मामले पे लागू होता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मामले में लागू होता है। ठीक है, उपाध्यक्ष के मामले में कार्यकाल जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। मतलब कि ये जो अध्यक्ष है ये 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, या अगर इन्होंने 65 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है तब तक। ठीक है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। लेकिन जो सदस्य है उनके लिए जो निर्धारित कार्यकाल है, सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, सदस्य के मामले में जो आपके कार्यकाल हैं वह दोस्तों क्या है? वह 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक। यही इंपॉर्टेंट था, 62 वर्ष तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। अब इनमें से जो पहले हो जाए, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए, ये चीज आपको समझ में आ गया? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, राइट? कहीं पर कोई भी समस्या हो। लेकिन यहां पर कुछ हमको नोट करके जानना है, इंपॉर्टेंट तथ्य को नोट करके आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक, तो मान लो कि स्टेट के लेवल पे जो है, तो राज्यों के अधिकरण, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। राज्यों के अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों नियुक्ति एवं कार्यकाल के संबंध में, ये हमको कैट के संबंध में जानना था, जिसको मैंने बताया भी आपको डिटेल में। तो कैट के सभी पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, बहुत जरूरी है आपके यूपीएससी, ये स्टेट पीएससी का प्रश्न है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मामले में, ये यूपीएससी का प्रश्न है। और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, जो अन्य सदस्य है, उनका 5 वर्ष या 62 वर्ष, न कि 65 वर्ष। वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मामले में है। कुछ चीजें छेड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मामले में 65 ही रहने दो और इनके मामले में 62 ही रहने दो। ठीक है, संघर्ष नहीं करने का। ठीक है, नोट। और राज्यों के अधिकरण के, जो राज्य में होंगे अधिकरण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित, पहले जाइए राज्य के राज्यपाल से सलाह ले लीजिए, फिर उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा हो जाएगी नियुक्ति, राइट? इतना हमको जानना था। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उनको जान लेते हैं बस। ठीक है, चल, तो एक विशेष तथ्य,
थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की 17 नियमित न्यायपीठ है, 17 नियमित न्यायपीठ हैं और जिनमें से 15 आपके उच्च न्यायालय अर्थात कि हाई कोर्ट के मुख्यालयों में कार्यरत हैं, ठीक है, कार्यरत है। और शेष जो है दो आपके कहां पर, जयपुर और लखनऊ, ठीक है, लखनऊ नवाबों का शहर में है। और ये न्यायपीठ जो है, ये न्यायपीठ हाई कोर्ट की अन्य पीठिकाओं पर भी सर्किट बैठकें करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको कुछ तथ्य जानना था कि वर्तमान में आपके केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कुल कितने न्यायपीठ है, तो 17, और इनमें से 15 हाई कोर्ट के मुख्यालयों में कार्यरत है और शेष आपके दो, एक जयपुर एक लखनऊ, ठीक है। राजस्थान में कुछ अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं, जाइएगा खाइएगा, और लखनऊ में नवाबों की बस्ती में जाना हो तो लखनऊ जाइएगा, ये तो यूपी की राजधानी भी है। और ये न्यायपीठ हाईकोर्ट की अन्य पीठिकाओं पर भी सर्किट बैठकें करती है, ठीक है। आज से मैं हर एक क्लासेस के बाद जितने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये आपका टॉपिक खत्म हो गया कैट, ठीक है। उन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर प्रकाश इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि उनसे प्रश्न आपके स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी पूछ लेता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको हम लोग जानते हैं। तो जिनमें से आपका एक 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपका क्या नाम है, 1967। कैसरा 21वां संवैधानिक संशोधन 1967। इसके द्वारा क्या किया गया ये जानते हैं। तो ये जो संवैधानिक संशोधन था, इसके द्वारा संविधान की कैसरी अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं सिंधी, कौन सा, सिंधी को सम्मिलित कर लिया गया। किसको, सिंधी को, ठीक है, याद रखना, सम्मिलित कर लिया गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है, किसको, सिंधी को, राइट। तो ये कौन सा, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। इसके द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची, 8वीं, क्या शामिल किया गया, भाषा में सिंधी भाषा को सम्मिलित कर लिया गया। अब एक इंपॉर्टेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि यूपीएससी पूछता है, वो है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988, ठीक है, 1988।
तो इसके द्वारा ये किया गया कि आपका जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त आपके जो वयस्क मताधिकार की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 18 वर्ष। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। ठीक है, 1989 से क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक है, तो ये आपके दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। नेक्स्ट अब जानते हैं, तो ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रट लीजिए। 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया। 61वां के द्वारा 61 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और यह 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। एक दोस्तों 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको जानते हैं। कैसा, 71वां 71 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। कौन सा, 1992। तो इसमें क्या किया गया, जो आपकी 8वीं अनुसूची थी उसमें 3 और नया भाषा जोड़ दिया गया। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा जोड़ा गया, 3 नई भाषा जोड़ा गया। ठीक है, वो कौन कौन सा था जोड़ा गया, तो वो दोस्तों एक कोंकणी थी, एक मणिपुरी और एक नेपाली। ठीक है, कौन कौन सा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 को सम्मिलित किया गया। ठीक है, अब दोस्तों एक 76वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, तो कौन सा, राइट, तो हम लोग जानते हैं 76वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994। ठीक है, इसके द्वारा ये किया गया कि जो आपकी अनुसूची है 9वीं, ठीक है, 9वीं 1 मिनट, तो 9वीं अनुसूची में एक नई प्रविष्टि, कौन सा, तो 257 का क को जोड़ा गया, क को जोड़ा गया। किसको, 257 के क को जोड़ा गया, जिसका संबंध, आप एक स्टेट का नाम सुने होंगे, तमिलनाडु। ठीक है, जिसका संबंध तमिलनाडु राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए, जो पिछड़ गए हैं उन पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए किसमें, शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों एवं राज्य की नौकरियों में, ठीक है, राज्य के नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान से था, प्रावधान से था। ठीक है, चल, ठीक है, तो एक आपका क्या था, एक आपका था 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 3 भाषा जुड़ी, किसमें, 8वीं। कौन कौन सा, कोंकणी,
मणिपुरी नेपाली। 76वां, तो ये 9वीं अनुसूची में एक नई प्रविष्टि, याद रखना कौन सा, 257 का क, ठीक है। और इसका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु राज्य, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षण संस्थानों एवं राज्य की नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान से था। अब हम लोग एक जानते हैं 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कौन सा जानते हैं, 77वां, ठीक है, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जानते हैं, ठीक है। अब इस संशोधन द्वारा, इस 1 मिनट, ठीक, इस संशोधन द्वारा राज्य के अधीन सेवाओं में कौन, राज्य के अधीन सेवाओं में कौन, जो आपके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति, ठीक है, में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, याद रखना, ठीक है, देने का प्रावधान किया गया, ठीक है, प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इस संशोधन द्वारा राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उसमें कौन कौन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया, ठीक है। इस आशय से संविधान में एक नया अनुच्छेद भी जुड़ा, ठीक है। किसी को पता है, किसी को पता है, कमेंट, किसी को भी पता हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो इस आशय से संविधान में कोयल बाहर कूकू कर रहा है, हाँ। अच्छा देखिए, कौवे की आवाज को लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कोयल की आवाज को लोग पसंद करते हैं, जबकि काले दोनों हैं। तो इससे यह पता चलता है कि गुण का महत्व होता है, ठीक है, कलर कुछ भी हो, है ना। अब थोड़ा बहुत हमको भी ईश्वर काला बना दिया है तो लेकिन ठीक है, गुण को महत्व देते हैं लोग, तो आप भी महत्व दीजिएगा, ठीक है। काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले तो है ना। तो इस आशय से संविधान में एक नया अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 का जो है जोड़ा गया, ठीक है। बाहर कोयल आवाज कर रही है तो आप याद आया तो बता दिया कि कलर जो है वह महत्व नहीं रखता है, गुण महत्व रखते हैं, उसके पीछे भागना। पता चला कि आप जो है फेयर लवली लगा के और सोच रहे हैं कि एक दिन में कौवा से बकुला बन जाएंगे, तो यह असंभव है ना। तो कॉस्मेटिक चीज़ें हमेशा नुकसानदायक होते हैं, और इन्वायरमेंट आप पढ़ते होंगे तो कॉस्मेटिक चीज़ अगर लगा रहे हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को ही चेहरे में लगा रहे हैं। चलिए, तो इस आशय से संविधान में एक नया अनुच्छेद 16 का सब क्लॉज 4 का जोड़ा गया, ठीक है। अब एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो 88वां, ठीक है, 2003 में हुआ था। तो आइए उस पर जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। 88वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो
इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। तो एक नया अनुच्छेद कौन सा? 268 का क। कौन सा? 268 का क। 268 का क शामिल कर सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? किसी को पता है? तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत सेवा कर को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सेवा कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछने की संभावना है। तो कर को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। ठीक है, औपचारिक रूप से शामिल कर लिया गया। ठीक है, शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 और एक नया आपका आर्टिकल जुड़ा, वो क्या है? 268 का क। और सातवीं अनुसूची जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची मिलता है। तो संघ सूची में कुल वर्तमान में इस वक्त कितने विषय हैं? तो 100। ठीक है, 100 विषय हैं, आपको बता भी चुका हूं। तो सेवा कर को क्या किया? औपचारिक रूप से शामिल कर लिया। तो सेवा कर किस सूची का विषय है? तो सेवा कर संघ सूची का विषय है, ये आप लोग याद रखना। एक दोस्तों 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। तो 52वां 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, 2003। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, इस 8वीं अनुसूची में 4 और भाषा को जोड़ा गया। 4 और भाषा जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। वो 4 और भाषा क्या थे? जोड़ा गया। तो बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। ठीक है, तो कौन कौन से थे? बोडो, डोगरी, ठीक है, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब इन 4 भाषाओं को जुड़ते ही 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के पहले जो 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या थी, इसके पहले वह उस वक्त 18 भाषा थी। ये 4 भाषा जुड़ गए तो 22 भाषा हो गई फिर। ठीक है, कितने? 22 भाषा। ठीक है, तो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में 4 और भाषा जुड़ते ही आपके किस अनुसूची में? 8वीं। तो भाषाओं की संख्या 22 हो गई। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को चीज़ें बताया गया, थोड़ा एंजॉय भी करते हुए। अब थोड़ा बहुत एंजॉय आप लोगों को करा दिया करेंगे, बहुत हम लेक्चर सीरियस होकर ले लेते हैं, इसीलिए तो सेविंग वूविंग करा लिए, थोड़ा लगे कि हाँ अच्छे दिख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना रहता था कि बहुत बड़े बड़े सेविंग करा लीजिए, तो करा लिया गया। ठीक है, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से क्लासेस देखिए और खूब ढेर सारा शेयर करिए। अब तो सेविंग भी करा लिए, तो थोड़ा सब्सक्राइबर इस सेविंग के बदले आप लोग 100 सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।